नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जानेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि पूरे विश्व की जो जीडीपी है, ग्लोबल इकोनॉमी है, उसमें करीब 8.8 ट्रिलियन डॉलर का लॉस हो सकता है। जी हाँ, उसमें गिरावट आ सकती है। तो इसका बेसिक मतलब क्या है, बेसिकली ये हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। ध्यान रखिएगा, इसमें 23,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। यही वाला चैनल ज्वाइन करिएगा। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी आईक्यू लाया है स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। तो आपको पता है कि 1945 के बाद यहाँ पर आईबीआरडी, जिसको हम वर्ल्ड बैंक कहते हैं, उसकी स्थापना हुई थी। लेकिन इसी तर्ज पर 1960s में वॉइस रेज होने लगा और कहा गया कि एशिया को भी यहाँ पर मदद करने के लिए स्पेसिफिकली एशियन डेवलपमेंट बैंक टाइप की कोई चीज़ होनी चाहिए। और इसको देखते हुए फाइनली फिलीपींस में यहाँ पर हेडक्वार्टर बनाया गया एशियन डेवलपमेंट बैंक का इन द ईयर 1966। और इसका जो मेन मकसद था वो ये था कि जो एशिया का डेवलपमेंट है उस पर ध्यान दिया जाए, जो पॉवर्टी है उसको कम किया जाए और इकोनॉमिक ग्रोथ पर ज़्यादा फोकस किया जाए। और स्टार्टिंग में करीब 31 मेंबर्स थे, लेकिन यहाँ पर करंट में अगर आप देखेंगे तो इस समय 67 मेंबर्स नहीं, यहाँ पर टोटल 68 कंट्रीज़ हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि क्या इसमें सिर्फ एशिया के जो देश हैं वो आते हैं। जी नहीं, ऑब्वियस सी बात है। जब मैं आपसे कह रहा हूँ 68 मेंबर्स हैं, तो जो टोटल कंट्रीज हैं एशिया की, तो उसको तो ऑटोमेटिकली ये क्रॉस कर देता है। तो 68 मेंबर्स में से 49 मेंबर्स इस समय प्रेजेंट में एशियन देश हैं, और जो पैसिफिक रीजन, जो बाकी रीजन के देश हैं, उसमें टोटल 19 मेंबर्स हैं। तो जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हो कि 1966 में जब इसकी स्थापना हुई तो स्टार्टिंग में कौन कौन से मेंबर्स थे, और 1966 में यहाँ पर और भी जो बाकी रीजन से देश है, जैसे कि यूरोप के अंदर आप कई सारे देश देख सकते हैं। यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स भी इसका मेंबर है। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं अगर इसके वोटिंग शेयर की बात करूँ एशियन डेवलपमेंट बैंक में, तो सबसे ज़्यादा वोटिंग शेयर यहाँ पर जापान का है। अगर आपके एग्जाम में पूछे कि यूएस है तो ये रॉन्ग हो जाएगा, यूएस सेकेंड नंबर पर आता है। और इसी के हिसाब से यहाँ पर, क्योंकि जापान का सबसे ज़्यादा वोटिंग है और इसका कैपिटल भी सबसे ज़्यादा होगा। इंडिया का पर्सपेक्टिव देखें तो इंडिया 4th नंबर पर आता है। इसकी वोटिंग शेयर एशियन डेवलपमेंट बैंक में 5.3 है। अब हम आते हैं अपने करंट इशू के ऊपर लेकर। जैसा कि आप न्यूज में देख सकते हैं, ग्लोबल इकोनॉमी कुड विटनेस लॉसेस वर्थ अप टू 8.8 ट्रिलियन डॉलर ड्यू टू कोविड-19। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ऐसा कहा है। देखिए, पहले तो हम समझते हैं कि इस समय पूरे वर्ल्ड की जो जीडीपी है, जब मैं कहता हूं पूरे वर्ल्ड की जीडीपी, जैसे कि इंडिया की जीडीपी कितनी है, वो करीब 3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। तो इंडिया की जीडीपी मिला दीजिए, यूएस की जीडीपी करीब 21-22 ट्रिलियन डॉलर है, चाइना की 14 ट्रिलियन डॉलर है। सबकी, पूरे विश्व देश की जब जीडीपी आप मिला दोगे, उसको हम वर्ल्ड जीडीपी कहते हैं। तो आप देख सकते हो 2020 में ये करीब 90 ट्रिलियन डॉलर होने का अनुमान था मैं कह रहा हूं। लेकिन अब ये 90 ट्रिलियन डॉलर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर जो जीडीपी ग्रोथ की रफ्तार है वो नेगेटिव में आएगी। मुझे कई बार क्वेश्चंस आप लोग पूछते हो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कि सर जीडीपी नेगेटिव में हो सकती है। जीडीपी नहीं होती है नेगेटिव में। जीडीपी नेगेटिव में कैसे हो सकती है? कभी नहीं हो सकती है। जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव में होता है। तो यहां पर जीडीपी हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, लेकिन जब जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव में जाती है, उसकी वजह से जो ओवरऑल जीडीपी है उसके अंदर गिरावट आती है। तो सपोज 90 ट्रिलियन डॉलर में अगर 8.8 ट्रिलियन डॉलर आप हटा दोगे तो यहां पर 81.2 ट्रिलियन डॉलर पे पूरे विश्व की जीडीपी आ जाएगी। यहां पर आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, ये नॉमिनल जीडीपी को दिखा रहा है, और राइट साइड में ये जीडीपी इन परचेजिंग पावर पैरिटी पीपीपी के टर्म्स में दिखा रहा है। तो पीपीपी के टर्म्स में इंडिया 3rd नंबर पर आता है। हमारी जीडीपी करीब 11 ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है पीपीपी के टर्म्स में। लेकिन जब हम नॉमिनल जीडीपी की बात करते हैं, उस समय हमारी जीडीपी जस्ट 2.9 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। और ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पर 5th नंबर पर आते हैं। अब में से आई थिंक कि बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन रहती है कि नॉमिनल और पीपीपी क्या होता है। आई थिंक कि काफ़ी लोगों ने ये वाला वीडियो देखा है। ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट वीडियो है दोस्तों इकोनॉमी को लेकर। अगर आपने अभी तक ये नहीं देखा है तो आपकी जो भी डाउट्स हैं नॉमिनल और पीपीपी को लेकर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। ये जरूर आप देखिएगा। अब हम आते हैं कि यहाँ पर जो रिपोर्ट जारी की गई है
उसका नाम क्या है बेसिकली मैं आपको बता दूं, ये जो रिपोर्ट है ये एक तरह का अपडेटेड रिपोर्ट है। पिछले महीने भी एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया था। वहां पर अगर आप देखेंगे बताया गया था कि करीब 2 से 4 ट्रिलियन डॉलर की गिरावट हो सकती है वर्ल्ड जीडीपी में। लेकिन क्योंकि यहां पर कोरोना वायरस का संक्रमण रुका नहीं, ये आगे बढ़ता गया और इसके हिसाब से यहां पर बताया जा रहा है कि करीब 5.8 ट्रिलियन डॉलर से लेकर टोटल 8 ट्रिलियन डॉलर तक यहां पर जीडीपी में गिरावट आ सकती है पूरे विश्व की। और यहां पर ये जो 5.8 ट्रिलियन डॉलर है वो तब आएगा जब हम लॉकडाउन सिर्फ 3 मंथ्स के लिए रखेंगे। मतलब कि पूरे विश्व में जो लॉकडाउन देखने को मिल रहा है अगर वो सिर्फ 3 महीने तक रहा तभी ये 5.8 ट्रिलियन है। अगर ये लॉकडाउन खिंच गया करीब 6 महीने तक तो पूरे विश्व की जीडीपी 8.8 ट्रिलियन डॉलर से गिर सकती है। तो आपको ध्यान रखना, आई थिंक इंडिया का भी ऑलमोस्ट 3 मंथ जल्दी ही होने वाला है। पूरे विश्व भर में काफी लंबे समय से लॉकडाउन चल रहा है लेकिन पूरी तरह से अभी रिलैक्स नहीं किया गया है। तो डेफिनेट सी बात है कि 5.8 ट्रिलियन डॉलर तो गिरेगा ही गिरेगा और हो सकता है ये 8.8 ट्रिलियन डॉलर तक गिर जाए। यहां पर एक और चीज बताई गई है कि अगर सही पॉलिसी अपनाती हैं कंट्रीज, अलग अलग देश, तो जो गिरावट है उनके जीडीपी में उसको थोड़ा सा काबू किया जा सकता है। मतलब जो इंपैक्ट आएगा वो तो आएगा ही लेकिन थोड़ा सा उसमें हम रोक सकते हैं अगर हम अच्छे पॉलिसीज को अपनाएं। यहां पर फर्दर इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं तो जो साउथ एशियन देश हैं, साउथ एशियन मतलब यहां पर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, इस तरह के जो पूरे देश आते हैं अपने साउथ एशियन में, तो उसमें करीब 3.9% से 6% की जीडीपी में गिरावट हो सकती है। और इसका मेन रीजन क्या है? बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान जैसे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन में चले गए हैं, ये एक सबसे बड़ा रीजन है और हमें जाना भी पड़ता है। वहीं चाइना का अगर आप देखिए तो एडीबी ने बताया है कि करीब 1.1 ट्रिलियन डॉलर से 1.6 ट्रिलियन डॉलर की गिरावट हो सकती है। मैंने अभी आपको ग्राफ में दिखाया था, चाइना की जीडीपी 14 ट्रिलियन डॉलर की है लेकिन इस बार हो सकता है उसकी जीडीपी करीब 13 ट्रिलियन डॉलर से भी नीचे चली जाए। और जब जीडीपी नीचे जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो डायरेक्ट इंपैक्ट है वो आपको लेबर इनकम में देखने को मिलेगा। लेबर इनकम का मतलब ये नहीं होता है सिर्फ डेली वेजर्स। यहां पर मैं जितने भी एम्प्लॉयमेंट है पूरे विश्व में उसकी बात कर रहा हूं। तो पूरे विश्व में करीब 1.2 ट्रिलियन से 1.8 ट्रिलियन डॉलर का जो इनकम है, जो लेबर्स को मिलता है, उसमें गिरावट हो सकती है। तो डेफिनेट सी बात है, एक तो जो जॉब लॉसेज हैं वो हमें देखने को मिल सकता है। एशिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम सिर्फ बात करें तो करीब 350 बिलियन डॉलर से 550 बिलियन डॉलर तक का गिरावट हो सकता है। तो यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज बताया गया कि ये जो कोरोना वायरस का इंपैक्ट आया है वो इकोनॉमी पर कैसे इंपैक्ट करेगा। तो मेनली यहां पर 2-3 चीजों की बात की गई। एक हो गया ट्रेड इंपैक्ट, सबसे ज्यादा जो ट्रेड है, और ट्रेड किस तरह से, गुड्स हो गया, गुड्स के ट्रेड हो गए। यहां पर जो टूरिज्म के अराइवल्स हैं उसकी वजह से जो पूरा ट्रेड होता है उसमें बहुत बड़ा गिरावट देखने को मिलेगा। लॉकडाउन की वजह से जो पूरा सप्लाई चेन है, सप्लाई और डिमांड, ये दो इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारे इकोनॉमी की। तो जो सप्लाई है वहां पर डिसरप्शन आएगा, मतलब रुकावट आएगी। जो पहले प्रोडक्शन होता था, प्रोडक्टिविटी होती थी, अब वो नहीं हो पाएगी। यहां पर ट्रांसपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शंस किया गया है, लोगों के मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शंस किया गया है। तो सप्लाई में भी इंपैक्ट आएगा और डिमांड पर तो इंपैक्ट आएगा ही आएगा क्योंकि यहां पर इनकम कम हो रही है। और जब इनकम कम होगी तो यहां पर जो कंज्यूमर ग्रोथ है उसमें बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। और यहां पर जिस तरह की पॉलिसीज अपनाएंगी उस पर बहुत ज्यादा खर्चा करना होगा सरकारों को। हमने अभी देखा है कि मैं रेगुलर वीडियो बना रहा हूं, जो सरकार पैकेज लेकर आई है, तो इतना बड़ा पैकेज के लिए आपको बोरोइंग भी करना होगा। इसकी वजह से यहां पर जो फिजिकल स्टिमुलस है, जो फिजिकल डेफिसिट है, वो भी बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिखेगा। और ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ये इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छे संकेत नहीं है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर बात आती है कि कौन से पॉलिसी मेजर्स अपनाने चाहिए। देखिए, एक तो बहुत मुश्किल चीज़ है इस समय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी कंट्रीज़ को इस समय सही पॉलिसी को अपनाना एक्चुअल में, कि हम कौन सी पॉलिसी अपना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एडीबी ने बोला है कि अगर सही तरह से हम कंट्रोल कर सकें चीज़ों को, तो यहाँ पर जो लॉस होने वाला है 5.8 ट्रिलियन डॉलर से 8.8 ट्रिलियन डॉलर का पूरे विश्व की जीडीपी में, इसमें हम गिरावट करके 30 से 40% हम रोक सकते हैं और इसको ला सकते हैं 4.1 ट्रिलियन डॉलर से लेकर 5.4 ट्रिलियन डॉलर। अब कौन सी पॉलिसी मेजर्स होनी चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है, जहां जहां पर इंपैक्ट आपको देखने को मिल रहा है उस पर ज्यादा फोकस करने की चीज है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज एडीबी ने बताया है वो ये है कि पूरे विश्व को एक साथ आना पड़ेगा, पॉलिसी मेकर्स को एक साथ आना पड़ेगा और ये जो पैंडेमिक है, महामारी है, इसको जल्द से जल्द रोकना पड़ेगा। ये जितना ज्यादा चलता जाएगा उतना लंबा यहां पर पूरे विश्व की जो जीडीपी है उस पर इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। और इसके लिए सरकार को सबसे पहले क्या करना चाहिए, जो मोस्ट वल्नरेबल
वल्नरेबल सेक्शंस हैं किसी भी देश में, वहाँ पर उनके एम्प्लॉयमेंट को यहाँ पर प्रोटेक्ट करना चाहिए और उनके इनकम को यहाँ पर किसी भी तरीके से बचाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो सबसे ज़्यादा घातक यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आई थिंक कि जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इस रिपोर्ट में वो मैंने आपको बता दिया। और रिसेंटली भी मैं आपको न्यूज़ बता दूं कि कुछ समय पहले की बात है, यहाँ पर एडीबी ने अश्योर किया था इंडिया को करीब $2.2 बिलियन देने का, ताकि कोरोना वायरस से लड़ा जा सके। अब मैं दोस्तों जब यहाँ पर इसके वेबसाइट पे था तो मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मिली, मैं सोचा आपके साथ इसको शेयर करता हूँ। यहाँ पर एडीबी के वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर अगर आप देखिए जो टोटल प्रोजेक्ट्स अलोकेट किए गए हैं अलग अलग देशों को एडीबी के द्वारा, तो आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पर एक तो सबसे पहली बात एशिया के सारे देश आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा अमाउंट के प्रोजेक्ट हैं, अमाउंट की बात कर रहा हूँ, उसमें इंडिया सबसे नंबर 1 पर है। लेकिन टोटल प्रोजेक्ट्स के मामले में आप देख सकते हैं चाइना सबसे ज़्यादा है। लेकिन इसमें से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइंडिंग सामने निकल कर आई, मुझे ये दिखा कि चाइना में जितने भी प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं वो काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर हाईली सक्सेसफुल और जो सक्सेसफुल का रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है, और लेस देन सक्सेसफुल सिर्फ 4 रहे हैं चाइना में। लेकिन वहीं अगर आप कंपेयर करिए इंडिया के साथ तो यहाँ पर हाईली सक्सेसफुल जस्ट 2 रहे हैं और सक्सेसफुल 39 रहे हैं। लेकिन आप यहाँ पर देखिए लेस देन सक्सेसफुल 15, अनसक्सेसफुल 3। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह के प्रोजेक्ट्स हमारे यहाँ अपनाए जाते हैं वो सही से यहाँ पर इंप्लीमेंट नहीं होते हैं, उस पर हमें फोकस करने की जरूरत है। जो प्रोजेक्ट्स आते हैं वहाँ पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम करके हमें चीज़ों को आगे ले जाना चाहिए। वहीं अगर आप बाकी भी देशों के चाहें तो यहाँ पर देख सकते हो। तो आई होप दोस्तों ये जो पूरा वीडियो था एडीबी के द्वारा जो बताया गया है ग्लोबल जीडीपी में जो नुकसान होने वाला है इसके बारे में आपको कुछ जानने को मिला होगा। यहाँ पर अगर आप मेरा डेली यूपीएससी एमसीक्यू कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप स्टडी आईक्यू ऐप पर जा सकते हैं, यहाँ पर जाकर आप परचेस कर सकते हैं। मैं करंट अफेयर्स बेस्ड 10 एमसीक्यू डेली कराता हूँ ताकि आपकी यूपीएससी की प्रीलिम्स की प्रिपरेशन और ज़्यादा अच्छे होती रहे। यहाँ पर आप मुझसे किसी भी क्वारी के लिए इंस्टाग्राम पर जुड़िए, यहाँ पर भी मैं डेली एक एमसीक्यू डालता हूँ, आप जाकर प्ले कर सकते हैं। मेरी वीडियो की भी प्लेलिस्ट आपको यहीं पर मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।